नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 3 केंद्र सरकार की। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके अंतर्गत बात की थी संसदीय मंच की, और इस वीडियो में बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है। एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं, जो है जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। ठीक, दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, एक केंद्र के लिए तथा दूसरा राज्यों के लिए। केंद्र के लिए न्याय व्यवस्था अलग है और राज्यों के लिए न्याय व्यवस्था अलग है। कहाँ? अमेरिका में। ठीक, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक, और संसद भी उनके विनियमन के लिए अधिकृत है। ठीक, अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के गठन की। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई। ठीक, मूलतः मतलब जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1950 को, उस टाइम पे न्यायाधीश थे 8, एक मुख्य 7 अन्य। 1956 में संसद ने फिर न्यायाधीशों की संख्या 10 की, 1960 में 13 की, फिर 1977 में 17 की और फिर 1986 में 25। बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी तरह होती है और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। बात करते हैं मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 1950 से लेकर 1973 तक यह था कि भैया जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसे ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ठीक, इस व्यवस्था का 1973 में तब हनन हुआ जब एएन राय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, क्योंकि ये खास आदमी थे। किसके? ये खास आदमी थे मैडम प्राइम मिनिस्टर के। मैडम प्राइम मिनिस्टर कौन? इंदिरा गांधी जी। ठीक, उनके ये खास थे। दोबारा 1977 में एमयू बेग को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ये भी खास थे किसके? मैडम प्राइम मिनिस्टर की। ठीक, सरकार के इस निर्णय की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में कम कर दिया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति में वर्तमान सरकार की। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, इंदिरा सरकार हो, चाहे आपका राजीव गांधी सरकार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति नेता हो,
वो चाहता है कि भैया शासन मेरे हिसाब से चले। तो यदि शासन नेताओं के हिसाब से चलने लगा तो व्यक्तियों का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा, मूल अधिकारों का क्या होगा। तो इसीलिए फिर पिक्चर में आता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक, गारंटर और अभिभावक बोला जाता है। ठीक, बात करते हैं 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब बदल दिया कि भैया ये जो है अब इस प्रकार से काम नहीं करेगा, ये दूसरे प्रकार से काम करेगा। फिर वर्ष 2015 में पिक्चर में आया कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 99 संविधान संशोधन अधिनियम तथा NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणाम इसका ये हुआ कि पुरानी कॉलेजियम सिस्टम फिर से शुरू हो गई। बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यताओं की। पहला, वह भारत का नागरिक हो। ठीक, दूसरा, उसे हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए जज होना है। ठीक, तीसरा, उसे हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में 10 साल तक वकील होना है। चौथा, राष्ट्रपति के हिसाब से, राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं न्यायाधीशों के कार्यकाल की। वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। दूसरा, वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है कि भैया ये ले लो आप मेरा त्यागपत्र, यानी इस्तीफा, रेजिग्नेशन। बात करते हैं तीसरे की, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि भैया राष्ट्रपति कल को मुख्य न्यायाधीश को बोल दे या न्यायाधीश को बोल दे कि भैया आप जाओ, नहीं, बाकायदा पूरी प्रक्रिया के साथ जो हमारे संविधान में वर्णित है। बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाने की बात की, तो भैया राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। ठीक, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्य लोकसभा के मामले में या 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में, ठीक, इनके द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाएगा। दूसरा, अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को शामिल कर सकते हैं या इसे अस्वीकार कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे की, यदि इसे स्वीकार कर लिया गया है तो अध्यक्ष या सभापति को इसकी जांच के लिए 3 सदस्य समिति गठित करनी होगी। चौथा, समिति में शामिल होने वाले सदस्य मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, दूसरा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा प्रतिष्ठित न्यायवादी। ठीक, पांचवा, यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।
छठवां, विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं कि भैया पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, अब आप न्यायाधीश को हटाइए। और यह रोचक है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं चलाया गया। पहला एवं एकमात्र महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी 1991 से 1993 का है। यद्यपि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया, पर उन पर महाभियोग नहीं चलाया जा सका क्योंकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई। ठीक, अब बात करते हैं वेतन एवं भत्तों की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान इनको कम किया जा सकता है। 2009 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 33,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रतिमाह और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। ठीक, और इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते, निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा हो गई, मेडिकल, कार, टेलीफोन वगैरह वगैरह भी इनको सुविधाएं दी जाती हैं। बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों। तीसरा, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हों। ठीक, अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी नहीं कर सकते। बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीश की। जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। अब बात करते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश। भैया जिनकी जो सेवा पूरी हो चुकी थी, किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है कि भैया आप एक काम करो, आ जाओ, आप थोड़ा सा हमारा काम कर दो। ठीक, काम ज़्यादा हो रहा है तो व्यक्ति कम है तो आप आ जाओ, थोड़ा सा काम कर दो। ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। ठीक, राष्ट्रपति की जो क्या है पूर्व अनुमति इसमें लगेगी। अब बात करते हैं न्यायालय की प्रक्रिया की। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। संवैधानिक मामलों एवं संदर्भों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाया जाता है और न्यायाधीशों की पीठ 5 न्यायाधीशों द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। अन्य मामलों का निर्णय सामान्यतः 3 न्यायाधीशों की पीठ करती है। फैसले खुले न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन मत भिन्नता होने पर न्यायाधीश इस असहमति का कारण बता सकता है। ठीक, अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता की। भारतीय लोकतांत्रिक एवं राज्य पद्धति में उच्चतम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। यह संघीय न्यायालय, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और संविधान का अभिभावक
गार्जियन। इस तरह इसे प्रदत्त कार्य करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता, उस पर कोई दबाव ना हो और अधिकार काफी अहम हैं। संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए हैं। बात करते हैं नियुक्ति के तरीके की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति न्यायिक सदस्यों की सलाह से करता है। यह व्यवस्था कार्यकारिणी के पक्षपात में कटौती करती है एवं सुनिश्चित करती है कि भैया न्यायिक नियुक्ति में राजनीति ना घुसे। बात करते हैं दूसरा, कार्यकाल की सुरक्षा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। बात करते हैं तीसरे की, निश्चित सेवा शर्तें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेष अधिकार, पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। बात करते हैं चौथे की, संचित निधि से व्यय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं कार्यकालीन व्यय, भत्ते एवं पेंशन एवं अन्य प्रशासनिक खर्च संचित निधि पर भारित होते हैं और संसद में इन पर मतदान नहीं होता। बात करते हैं पांचवें की, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। महाभियोग के अतिरिक्त संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में या राज्य विधानमंडल में बहस पर प्रतिबंध लगा है। छठवां, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भारत में कहीं भी किसी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं देता। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वह निर्णय देते समय अपने भविष्य का ध्यान ना रखे। उसको ये डर ना हो कि भैया मैं बाद में यहाँ काम करूँगा तो ये व्यक्ति मेरा कुछ बिगाड़ेगा। ठीक। सातवां, अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति। उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे, यानी उसका अपमान करे। इसका तात्पर्य है कि इसके कार्यों एवं फैसलों की किसी इकाई द्वारा आलोचना नहीं की जा सकती। बात करते हैं आठवें की, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता। भारत के मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी के हस्तक्षेप के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। वह उनकी सेवा शर्तों को भी तय कर सकता है। बात करते हैं नौवें की, इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है। संविधान में इसके न्याय क्षेत्र एवं विभिन्न कार्यों का उल्लेख, हालांकि संसद इसमें वृद्धि कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसको घटा नहीं सकती। जैसा मूल अधिकारों को भैया संसद क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 10वें की, कार्यपालिका से पृथक। संविधान निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं के क्रियान्वयन के मसले पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करें। इसका मतलब कार्यकारिणी को न्यायिक शक्तियों को रखने का अधिकार नहीं है। ठीक। मोदी जी चाहें तो किसी को दंड नहीं दे सकते। चलिए, तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम उच्चतम न्यायालय की शक्तियों की एवं इसके क्षेत्राधिकारों की। थैंक यू।